सर, बोलती किताब के दूसरे अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस किताब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो हालिया दिन में बहुत चर्चा में आई, क्योंकि राणा संग्राम सिंह का जो विवाद हुआ उसके कारण काफ़ी लोगों ने इस किताब के बारे में कुछ ना कुछ जाना या सुना। किताब का नाम है तुजू की बाबरी, लिखने वाले हैं ज़हीरुद्दीन बाबर। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, जिसका फारसी अनुवाद अकबर के एक दरबारी अब्दुल रहीम खाने खानन ने किया और नाम दिया बाबरनामा। आम लोग इसी नाम से इसके बारे में जानते हैं। इस किताब के बारे में विद्वानों का यह मत है कि यह किताब गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के बहुत निकट है, क्योंकि जिस तरह से गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में अपनी कमजोरियों को नहीं छिपाया है, उसी तरह से बाबर ने अपनी आत्मकथा में अपनी कमजोरियों को उजागर किया है। किताब की शुरुआत होती है बाबर के पिता उमर शेख सईद की मृत्यु के साथ। अपने राज्य फरगाना के किले के ऊपर से गिर जाने के कारण उनकी मृत्यु हुई। उस वक्त बाबर की उम्र सिर्फ 12 साल थी। मध्य एशिया के यह सब राज्य भारत के राज्यों की तरह ही लगातार लड़ते झगड़ते रहते थे। उनके लगातार लड़ते झगड़ते रहने का कारण यह था कि वहाँ आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं था। इसलिए जब भी किसी राज्य की आर्थिक दशा बिगड़ने लगती तब वो दूसरे राज्य पर आक्रमण करके वहाँ लूट खसोट करता और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता। हमने देखा है कि बहुत बार मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया, यहाँ तक कि तैमूर लंग सन 1398 में दिल्ली तक आ गया था, पर उसकी मंशा यह कतई नहीं थी कि वो दिल्ली का राज्य करे। इसलिए यहाँ से काफ़ी मालमत्ता लूटकर वह अपने राज्य में चला गया। पर बाबर के मन में कहीं ना कहीं एक साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा छिपी हुई थी। इसी कारण उसने फरगाना के अलावा आसपास के राज्यों को जीतने की कोशिश की, जिसमें बड़ा राज्य था कंधार। पर होता यह था कि कंधार जीतकर वो जब कंधार जाता तो फरगाना पर कोई आक्रमण करके फरगाना जीत लेता, और फरगाने बचाने जाता तो कंधार चला जाता। और एक बार तो ऐसा हुआ कि दोनों चले गए। तो इसके बाद जंगल में गुमशुदगी में बाबर को भटकना पड़ा। उस वक्त ना तो उसके पैरों में जूते थे, ना सिर पे टोपी, और कपड़े भी फटे हाल, यानी कि गरीबी के हालात भी बाबर ने देखे। पर सन 1504 में उन्होंने काबुल जीता और यहाँ से उसके स्थायी शासन की शुरुआत हुई। काबुल में रहते हुए ही उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में सुना और उसके मन में आया कि अगर मैं हिंदुस्तान पर विजय कर लूँ, आक्रमण करूँ, तो वहाँ विजय पाना बहुत आसान है, क्योंकि हिंदुस्तान की परिस्थिति के बारे में उनको मालूम हो चुका था। तो हिंदुस्तान की समृद्धि का भी लाभ मिले और राज्य भी बड़ा हो जाए, इस उद्देश्य से उसने कुल 5 बार हिंदुस्तान पर आक्रमण करे, और अंतिम आक्रमण के बाद वह हिंदुस्तान का शासक भी बन गया। अब राणा संग्राम सिंह की बात पर आए उससे पहले जो मैंने कहा कि बाबर ने अपनी कमजोरी को भी उजागर किया है, तो वो कैसे, ये देख ले। बाबर लिखता है कि उसकी पहली शादी उसके चाचा की बेटी आयशा सुल्ताना बेगम से हुई। शुरू में मुझे उनसे बहुत मोहब्बत थी, पर बाद में यह मोहब्बत कम होती गई। इस दौरान उर्दू बाजार के एक खूबसूरत बाबरी नामक लड़के से मुझे इश्क हो गया। इस इश्क में मेरा हाल ऐसा था कि जब भी वो मिलता मेरी आंखें शर्म से झुक जाती। एक बार एक गली में मेरा उनसे आमना सामना हुआ तो मैं इतना झेपा और घबराया कि जल्दी से वहाँ से भाग लिया। पर उसके इश्क में मेरा दिलो दिमाग ऐसे चस्पा हुआ कि मैं दिनों तक नंगे पैर नंगे सिर बागों और पहाड़ों में भटकता रहा। तो देखिए, यहाँ बाबर अपनी होमोसेक्सुअलिटी को कबूल करता है। इतना ही नहीं, बाबर खुद स्त्री भाव महसूस करता था, यह भी ये स्वीकारता है। इसके अलावा जब भी वो हार गया तो उसने छिपने की कैसी कायराना कोशिश की, कैसी कायराना हरकत की, कहाँ कहाँ वो छिपा, और उस वक्त उसके मन में कैसे कैसे डर पनपे, इन सब बातों को उसने लिखा है।
पानीपत विजय पर वो लिखता है कि इस विजय में ना तो उसकी हिम्मत का कोई दखल है, ना उसकी बहादुरी या ना उसकी योग्यता, सिर्फ खुदा की नेमत के कारण ये युद्ध वो जीत पाया। क्योंकि अगर जैसे ही वो अपना लश्कर लेकर पानीपत में आया और उसी वक्त इब्राहिम लोदी उस पर आक्रमण कर देता तो वह जीत जाता, पर इब्राहिम लोदी एमक और बुज़दिल था। तो देखिए, कोई भी शासक कभी यह नहीं कहता कि अगर उसने पहले आक्रमण कर दिया होता तो वह जीत जाता। वो तो अपनी डिंगे यहाँ का करता है कि उसने किस तरह से क्या किया, पर बाबर यह नहीं करता। और इसीलिए मुझे हमेशा से लगा कि बाबर ने जो कुछ लिखा वह सच है। तो अब उसने राणा संग्राम सिंह के बारे में क्या लिखा यह हम देखते हैं। बाबर लिखता है कि जब हम काबुल में थे और हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का मंसूबा बना रहे थे, तब राणा संग्राम सिंह ने लिखा कि अगर आप दिल्ली पर आक्रमण कर दोगे तो मैं आगरा में दूसरा महास खोल दूंगा। इस करारदाद के अनुसार मैंने दिल्ली भी जीत लिया, आगरा भी जीत लिया, पर ना उसने कोई हरकत की, ना उसने कोई पैगाम भेजवाया। और अब तो वो मेरी मुखालफत पर उतर आया है और मेरे साथ लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ मैं यह बताना चाहूँगा कि पिछले शुक्रवार को बीबीसी पर रेहान फजल ने इसी विषय पर विवेचना प्रस्तुत की है और मैंने जो विवरण देखा है बाबरनामा में, उससे उनका एक वाक्य अलग पड़ता है। जहाँ मैंने यहाँ कहा कि बाबर ने लिखा है कि ना उसने कुछ पैगाम भेजा, उसी जगह रेहान फजल यह शब्द प्रयोग करता है कि शैतान ने मुझे कोई पैगाम भी नहीं भेजा। तो पूरी किताब में मैंने राणा संग्राम सिंह के लिए शैतान शब्द बाबर ने कहीं भी इस्तेमाल किया हो ऐसा नहीं देखा है। यहाँ यह कह देना मुनासिब समझूंगा कि मैंने यह किताब उर्दू भाषा में सुनी है और उर्दू में लिखने वाले अनुवादक ने यह लिखा है कि यह किताब अधूरी है। अधूरी इस मायने में कि 1527 के अंत में आकर यह किताब बाबर पूरी कर देता है, जबकि बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी। तो 2 वर्ष का इतिहास उसमें नहीं मिलता, बाबर ने नहीं लिखा। यानी कि अनुवादक के पास जो किताब आई है उसमें वो 2 वर्ष का इतिहास नहीं है। हो सकता है बाबर ने किसी और जगह इन 2 वर्षों के बारे में लिखा हो। अब बाबर की एक दूसरी योग्यता पर हम आते हैं कि बाबर बहुत ही पढ़ा लिखा हुआ और ज़हनी इंसान था। वो जब स्थानिक लड़ाई कर रहा था बाबर, तो उसके हाथ में एक लाइब्रेरी आई थी। तो उस लाइब्रेरी की अच्छी किताबें बाबर ने अपने पास रख ली और आम किताबें उसने दूसरे लोगों को दे दी। बाबर जब भारत में आया तो उसने भारत का भौगोलिक, राजकीय, आर्थिक, यहाँ के लोगों की रहन सहन, उसकी कृषि के कार्य, यहाँ के पशु और पंछियों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। राजकीय परिस्थिति के बारे में वो लिखते हैं कि जब वो भारत आया तो यहाँ कुल 7 राज्य थे, 5 मुस्लिम और 2 हिंदू। जो 2 हिंदू राज्य थे उसमें एक विजयनगर का राज्य था और दूसरा राणा संग्राम सिंह का राज्य था। यहाँ जब राणा संग्राम सिंह के राज्य के बारे में वो बात करते हैं तो उनके मन में जरा भी कोई द्वेष नहीं है, वो राणा संग्राम सिंह की तारीफ करता है। तो यहाँ भी शैतान शब्द प्रयोग नहीं किया है। और जब राणा संग्राम सिंह के साथ लड़ाई चल रही थी तब भी उसने ऐसा कोई अनाप शब्द का प्रयोग नहीं किया है। और एक बात रेहान फजल ने लिखा है कि जब पानीपत का आक्रमण हुआ तब बाबर ने, रेहान फजल ने बोला है, लिखा है नहीं, कि बाबर की सेना में 30,000 सैनिक थे, जबकि मैंने जो किताब सुनी है बाबरनामा, उसमें बाबर लिखता है कि मेरे पास 12,000 की सेना थी। बाबर यहाँ के पशु और पंछियों का जो वर्णन करता है उसमें तो आपको यह लगेगा कि जैसे वो किसी नेत्रहीन को समझा रहा हो, क्योंकि छोटी सी छोटी बात उस पशु या पंछी के बारे में वो वर्णित करता है। इसके अलावा बाबर जब भारत में स्थायी हो गया तो उसने इब्राहिम लोदी की माँ और उसके सगे संबंधियों के साथ क्या किया वो भी उसने लिखा है। शुरू में उनको बहुत ही अच्छी तरह से उसने रखा, उनकी सभी मांगे उसने स्वीकार की, पर बाद में इब्राहिम लोदी की माँ ने
खुराक में जहर देकर बाबर को मारने की कोशिश की। तो इसके बाद उसने बाबर की इब्राहिम लोदी की माँ के साथ क्या कहे, उसके साथ एक कड़ा बर्ताव किया, यह बाबर स्वयं लिखता है। उसके बाद राणा संग्राम सिंह के साथ जो लड़ाई हुई वो इसके बारे में लिखता है। अब एक तीसरी बात कि बाबर के मन में हिंदुओं के प्रति क्या भाव था, क्या बुरा भाव था, तो इसके बारे में हम तो ना हाँ कह सकते ना कह सकते, क्योंकि यह सब राजनीतिक न थे। जब मध्य एशिया में बाबर लड़ता था तब अपनी जाति को आगे बढ़ाता था, अपने सैनिकों में, अपने समर्थकों में जोश भरने के लिए, क्योंकि वहाँ सभी इस्लाम धर्म पालने वाले लोग थे। सभी आसपास के जो राज्य थे सिर्फ उनकी जातियाँ अलग थी। कोई उज़्बेक था, कोई यूसुफ जई था, कोई पठान था, कोई और कुछ था। तो यहाँ अपनी जाति पर जोर देते थे और उस पर आक्रमण करते थे। वहाँ भी उसने क्रूरता की है, क्योंकि बाबर के लहू में ही क्रूरता थी, जो मुगलाई क्रूरता थी। क्योंकि मुग़लों के बारे में आप जानोगे कि चंगेज़ खान से लेकर जो बाकी के मुग़ल रहे, उन्होंने जहाँ जहाँ आक्रमण की है वहाँ कैसी उन्होंने क्रूरता की है वो आप जानोगे। तो उस क्रूरता के जिन्स बाबर के जिन्स में भी थे, उसमें हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि बाबर ने 2-3 जगह लिखा है कि पठानों के सिर काट के उसके सिरों का उसने टेकरा बनाया। तो जब वो भारत में आया तब उसके पास जाति की कोई समस्या नहीं थी, अब तो उसके पास धर्म था। तो वो हिंदुओं के खिलाफ जिहाद करने की बात करता है और हिंदुओं के सिर काट लाओ, हिंदुओं पर यह करो, ये लिखता है उसमें। पर मैंने कहा कि ये सिर्फ राजनीति है। हम आज भी देखते हैं ना कि दुनिया के प्राय ज़्यादातर देशों में राजनीतिज्ञ धर्म, जाति, पड़ोसी मुल्क या और किसी मुल्क के प्रति दुश्मनी, इन सब को लेकर राजनीति करते रहते हैं और अपने को आगे करते रहते हैं। तो ये शायद मानव जाति की विडंबना है या मानव जाति की दुर्गति है कि राजनीतिज्ञ मानव जाति की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय उनको बरगला कर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वही शायद बाबर ने किया है। तो आशा है कि इस किताब के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि जैसे कि इस कार्यक्रम के पहले अंक में मैंने कहा है कि इस कार्यक्रम को शुरू करने का उद्देश्य यह है कि आप इस किताब को पढ़ें, और प्राय सभी कार्यक्रमों के बारे में यही उद्देश्य रहेगा। पर इस कार्यक्रम के बारे में यह उद्देश्य नहीं है, क्योंकि यह किताब ऐसी है कि जिसमें सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को ही रुचि हो सकती है। आम पाठकों के लिए यह किताब बोरियत भरी हो सकती है। इसलिए अगर आप पढ़ना शुरू करें और आपको अच्छा न लगे तो आपने जितना जान लिया है इतना ही काफ़ी है, यह समझ ले। तो चलिए मिलेंगे और किसी यानी कि अगले कार्यक्रम में। और किसी तो क्यों कहूँ, क्योंकि कार्यक्रम तो लगातार जारी रहने वाला है। तो मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। चलिए, धन्यवाद।